हेलो दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर जो दोस्तों हर परीक्षा में पूछा जाता है। हर परीक्षा में 2 से 3 नंबर का आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। वो है दोस्तों अनुच्छेद। आपको पता होगा अनुच्छेद से एसएससी तो हर बार हर एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है। तो एसएससी जीडी का जो एग्जाम है उसके लिए आपको दोस्तों प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे, मुझे पता है, क्योंकि एसएससी जीडी के एग्जाम का एडमिट कार्ड आ चुका है। आपको पता भी चल गया होगा आपका एग्जाम कहाँ है, कितने तारीख को है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप जी जान से लगे होंगे दोस्तों। आपकी मेहनत में और सहयोग देने के लिए दोस्तों मैं आपके लिए महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को लेकर आया हूँ, जिससे आप एसएससी जीडी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों होने वाला है। ठीक है, इससे 2 या 3 नंबर आपको जरूर यहाँ पे पक्के हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अपन बिना देरी करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज जानेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण जितने भी यहाँ पे अनुच्छेद हैं उनको अपन देखते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पार्ट अपना फर्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट भाग है, भाग 1। तो उस भाग 1 के अंतर्गत दोस्तों 1 से 4 तक आर्टिकल दोस्तों आते हैं अनुच्छेद। तो अनुच्छेद जो फर्स्ट की अगर बात करें, अनुच्छेद फर्स्ट आर्टिकल 1 में क्या है, तो ये संविधान वो संघ का नाम और क्षेत्र, संघ का जो भी नाम है और क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अनुच्छेद अगर सेकंड की बात करें दोस्तों, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना जो भी होता है वो अनुच्छेद 2 के अनुसार होता है। आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों। अनुच्छेद अगर 3 की बात हम करते हैं दोस्तों, 3 क्या है, तो नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा और नामों में जो भी परिवर्तन किया जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों कई राज्यों के नाम चेंज कर दिए गए, तो वो इसी के अनुसार दोस्तों किए जाते हैं। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत दोस्तों किए जाते हैं। उनकी सीमा या उनका जो गठन वगैरह होता है वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है भाग 2 है, इसके अंतर्गत आर्टिकल 5 से 11 तक दोस्तों आते हैं। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे अनुच्छेद 5 की, तो जो 5 है उसमें संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का जो वर्णन मिलता है वो इसी में मिलता है दोस्तों। अगर अनुच्छेद 6 की बात कर लेते हैं तो इसमें एक निश्चित व्यक्ति की नागरिकता का यहाँ पे अधिकार, जो पाकिस्तान से भारत आया है, पाकिस्तान से भारत स्थानांतरित हो गया है दोस्तों, उसकी नागरिकता का वर्णन यहाँ पे अनुच्छेद 6 में मिलता है। 10 की अगर बात करें तो नागरिकता के अधिकारों की जो निरंतरता है दोस्तों वो अनुच्छेद 10 में मिलती है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों 11 की, तो यहाँ पे 11 क्या है दोस्तों, देखिए 11 में है दोस्तों, वो है यहाँ पे संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकारों को विनियमित यहाँ पे करेगी। मतलब संसद कानून द्वारा नागरिकता के जितने भी अधिकार है उन्हें विनियमित करेगी। आपको उसको ध्यान रखना है। यहाँ पे दोस्तों अब आता है भाग 3, और भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल 12 से यहाँ पे 35 तक दोस्तों दिए गए हैं। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, 12 से 35 तक है। अब अपन अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे अनुच्छेद 12 की, तो 12 यहाँ पे जो है अनुच्छेद 12, उसमें राज्य की परिभाषा के बारे में दोस्तों दिया गया है। राज्य की क्या परिभाषा है उसको यहाँ पे अनुच्छेद 12 के अंतर्गत दिया गया है। 13 की अगर बात कर लेते हैं तो मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानून जितने भी बनते हैं वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आते हैं। आपको उसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट फंडामेंटल यहाँ पे दिए गए हैं, इंपोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मैं बता दूं ये फंडामेंटल राइट ये है कि भारतीय संविधान में पहले 7 बुनियादी मौलिक अधिकार थे, वो अब 6 रह गए हैं दोस्तों, क्योंकि संपत्ति का अधिकार आपको पता है हटा दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन के अनुसार 1978 संविधान संशोधन 44वां 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों को यहाँ पे मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और एक नई सूची कानून बनाया। उसमें 300A यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये 300A है। एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे देखो आपको अब दिख रहा होगा 300A जो है वो बनाया, उसमें दोस्तों डाल दिया गया। भाग 12 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को रखा गया 300A के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो यहाँ पे होने वाला है आर्टिकल 14 से 18 तक दोस्तों। ठीक है, अब 14 से 18 तक की अगर मैं बात करूं तो जो दोस्तों 14 है कानून, अनुच्छेद जो 14 है वो है कानून के समक्ष समता, यहाँ पे जो है वो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है। अगर 15 की बात करें तो यहाँ पे धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव या निषेध करते भेदभाव करता है तो वो निषेध है दोस्तों, यहाँ पे नहीं कर सकता कोई भी भेदभाव किसी से भी। ठीक है, ये अनुच्छेद 15 के अंतर्गत है। अगर हम बात करें दोस्तों अनुच्छेद 16 की, तो यहाँ पे जो 16 के अंतर्गत जो दिया गया है दोस्तों वो है यहाँ पे सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। यहाँ पे सार्वजनिक जो रोजगार है वो अवसर की समानता मिलती है। अनुच्छेद अगर 17 की बात करें तो अस्पृश्यता का अंत, ये बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 18 की, तो ये उपाधियों का उन्मूलन जो होता है वो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत होता है। आपको उसको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं दोस्तों अगला यहाँ पे 19 से 22 तक यहाँ पे राइट टू फंडामेंटल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें आर्टिकल 19 की, यहाँ पे तो वो सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है दोस्तों। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जो 19 का है, जो अधिकारों 6 जितने भी अपने 6 अधिकार है उनकी गारंटी देता है। यहाँ पे 6 अधिकार दोस्तों दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे अनुच्छेद 20 की, तो जो 20 है दोस्तों उसमें यहाँ पे अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में यहाँ पे संरक्षण दिया गया है। 2 अपराध जो हो रहे हैं उनके लिए यहाँ पे अनुच्छेद 20 में है। और 21 की अगर बात करते हैं तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो संरक्षण है वो यहाँ पर दोस्तों आर्टिकल 21 में दिया गया है। अगर 22 की बात करें तो कुछ मामलों में गिरफ्तार और हिरासत के संरक्षण के रूप में यहाँ पे 22 में दोस्तों दिया गया। ठीक है, तो ये अपराध वगैरह, जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और यहाँ पे गिरफ्तारी का जो हिरासत है उससे संरक्षण, ये सब इन्हीं अनुच्छेदों में दोस्तों दिए गए हैं 20, 21, 22 में। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं आगे दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है
राइट अगेंस्ट यहाँ पे एक्सप्लोइटेशन दिया गया है यहाँ पे आर्टिकल 23 से यहाँ पे 24। तो अगर बात करें आर्टिकल 23 तो यहाँ पे मानव तस्करी और बलात् श्रम का यहाँ पे निषेध है, बलात्कार कर देते हैं, मानव तस्करी कर देते हैं, तो वो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है आर्टिकल 23। अगर यहाँ पे 24 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे कारखानों और खदानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार प्रदान प्रतिबंध है, आपको इसे ध्यान रखना है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या खदानों में काम नहीं कर सकते, ये अनुच्छेद 24 के अंतर्गत दोस्तों आता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे आर्टिकल होने वाला है, आर्टिकल 24, आप इसके ध्यान से दोस्तों पढ़ लें। ठीक है, अगर अगला मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल जो 25 से 28 तक है, राइट टू फंडामेंटल और रिलाइजन, यहाँ पे इसके बारे में दिया गया है। अगर बात करें दोस्तों 25 की, तो 25 क्या है यहाँ पे, अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से अपनाने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अगर आप किसी भी धर्म को अपनाना चाह रहे हैं तो आपको फुल स्वतंत्रता है दोस्तों, उसका प्रचार प्रसार भी आप आराम से कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, अगर बात करें 26 के, अनुच्छेद 26 की, तो ये दोस्तों धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता ये देता है दोस्तों, जितने भी धार्मिक मामले हैं उनका भी आप प्रबंधन कर सकते हो, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत दोस्तों आता है। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं दोस्तों अनुच्छेद 27, यहाँ पे क्या है, तो 27 दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर देने की स्वतंत्रता, कर यहाँ पे देने की स्वतंत्रता, अगर आप किसी विशेष धर्म के उपचार कर रहे हैं तो ये दोस्तों 27 के अंतर्गत आता है। अगर 28 की बात करें, अनुच्छेद 28 की, तो धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से मुक्ति, यहाँ पे धार्मिक शिक्षा में जो भी भाग लेने से मुक्ति यहाँ पे मिलती, मुक्ति के लिए है, वो अनुच्छेद 28 है, आपको इसे ध्यान रखना है। ठीक है, अगला यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पे देखिए सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक दोस्तों आते हैं, 29 से 30। यहाँ पे अगर बात करें अनुच्छेद 29 की, तो यहाँ पे देखिए अल्पसंख्याकों के हितों की सुरक्षा इसमें मिलती है। अनुच्छेद 30 की बात करें तो शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार यहाँ पे मिलता है। शैक्षणिक जितने भी शैक्षणिक संस्थान है उनकी स्थापना यहाँ पे अनुच्छेद 230 के अंतर्गत है, आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे यहाँ पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यहाँ पे 32, इसे दोस्तों यहाँ पे संविधान की आत्मा दोस्तों कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हो अनुच्छेद जो 32 है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के उपाय यहाँ पे दिए गए हैं, इसे संविधान की आत्मा कहा गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है, ये वाला आर्टिकल आता है दोस्तों, बहुत आप ध्यान से इसे पढ़ लें। अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, आपको उसको पता होना चाहिए, इसमें मौलिक अधिकारों को लागू करने के उपाय दोस्तों दिए गए हैं। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे देखिए आर्टिकल 36 से 51 जो है, यहाँ पे आर्टिकल 36 की अगर बात करें दोस्तों, तो 36 जो है दोस्तों वो परिभाषा यहाँ पे है इसकी, यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जितने भी है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में जो बताया गया है उसकी परिभाषा, यहाँ पे डीपीएसपी के बारे में यहाँ पे डीपीएसपी के अनुप्रयोग दोस्तों बताए गए हैं। ठीक है, आपको प्रिंसिपल बताए गए हैं स्टेट पॉलिसी के बारे में, डीपीएसपी। और अगर बात करें तो 39 ए यहाँ पे, तो वो समान न्याय और मुक्ति कानून के बारे में दोस्तों दिया गया है, आपको ध्यान रखना है, मुक्ति कानून सहायता। और 40 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 40 है, ग्राम पंचायतों का संगठन जो है वो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना दोस्तों, ग्राम पंचायतों का जितना भी संगठन है वो काय के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत दोस्तों आता है। ठीक है, अगर अनुच्छेद 41 की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो काम, शिक्षा और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार, काम, शिक्षा और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार यहाँ पे 41 के अंतर्गत है। अनुच्छेद अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों 43 की, तो यहाँ पे श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी आदि, यहाँ पे श्रमिकों के लिए जो जीवन निर्वाह मजदूरी होती है वो यहाँ पे 43 के अंतर्गत आती है। अगर 43 ए की बात करें तो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, यहाँ पे ये अनुच्छेद 43 ए के अंतर्गत है, आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो अनुच्छेद 44 के बारे में, तो यहाँ पे जो अनुच्छेद 44 है वो काय के ऊपर दिया गया है, वो दिया गया समान नागरिकता संहिता, समान नागरिकता जो संहिता है वो यहाँ पे 44 के अंतर्गत है, आपको इसको ध्यान रखना है, केवल गोवा में लागू है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर 45 की हम दोस्तों बात कर लेते हैं तो 45 है बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रावधान, ये निःशुल्क आप पढ़ते हो वो यहाँ पे सरकारी स्कूलों में, वो अनुच्छेद यहाँ पे 45 के अंतर्गत आता है, आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे अनुच्छेद 46 की, तो अनुच्छेद जो 46 है वो अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति, एसटी और ओबीसी के शैक्षणिक और आर्थिक हित को बढ़ावा देने के लिए है, आपको ध्यान रखना है। एससी एसटी को जो शिक्षा के क्षेत्र में जो बढ़ावा दिया जा रहा है वो यहाँ पे अनुच्छेद 46 के अंतर्गत आता है, आपको उसको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं तो अगला अनुच्छेद के बारे में, आर्टिकल यहाँ पे 47 जो दिया है वो यहाँ पे क्या दिया, देखिए 47 में क्या दिया है, पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्थान में सुधार करना राज्य का कर्तव्य, आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य, अनुच्छेद क्या में दिया गया है, 47 में, आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 48 की अगर बात करें तो कृषि एवं पशुपालन का संगठन, कृषि एवं पशुपालन का जो भी संगठन है वो अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद अगर 49 की अगर बात करें तो प्राकृतिक महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण जो है, प्राकृतिक महत्व जो भी है, स्मारक हैं, स्थान है और वस्तुओं का जितना भी संरक्षण है वो अनुच्छेद 49 के अंतर्गत आता है। अगर 50 की बात करें तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना दोस्तों, ये अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आता है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना अनुच्छेद 50 के अंतर्गत है, आपको उसको ध्यान रखना है। ठीक है,
अगर बात कर लेते हैं दोस्तों अनुच्छेद यहाँ पे 51 के बारे में, तो 51 जो दोस्तों दिया है वो दिया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में। अंतर्राष्ट्रीय जो भी शांति है, युद्ध वगैरह नहीं करना है, ठीक है, और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 51 का दोस्तों प्रयोग किया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अगर बात कर लेते हैं पार्ट 4 की, तो यहाँ पे ए फंडामेंटल यहाँ पे ड्यूटीज जो हैं वो यहाँ पे 51A के अंतर्गत वो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, ठीक है। देखो 11 मौलिक कर्तव्य हैं और 42वें संविधान अधिनियम 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। यहाँ पे 46वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 के अंतर्गत सूची में एक और जोड़ा गया। इस प्रकार से हमारे 11 हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बात करना है फंडामेंटल जो भी ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में, यहाँ पे मौलिक कर्तव्य के बारे में, वो 51A के अंतर्गत है। आपको इसे ध्यान रखना है, किसके अंतर्गत है, 51A के अंतर्गत, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पे पार्ट भाग जो 5 है वो दोस्तों वो है यूनियन के बारे में। यहाँ पे यूनियन और आर्टिकल 52 से यहाँ पे आर्टिकल 151 तक दिया गया है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे अनुच्छेद जो 52 है वो यहाँ पे दोस्तों राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है, आपको इसे ध्यान रखना है। और जो 53 है वो संघ की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में बताता है दोस्तों। 54 जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में दोस्तों बताता है, आपको ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भाग 5 के जितने भी अनुच्छेद हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर हम 61 की बात कर लेते हैं तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया दोस्तों अनुच्छेद 61 में आती है। आर्टिकल 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर आप महाभियोग लगा सकते हैं और राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, ठीक है। इसकी प्रक्रिया उसमें दी गई है, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल 63 के बारे में, तो 63 जो भी है दोस्तों वो है अपना यहाँ पे भारत का उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये दोस्तों अनुच्छेद यहाँ पे 63 के अंतर्गत यहाँ पे दिया गया है। और अगर अनुच्छेद 64 को अगर देखें तो उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा, परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा यहाँ पे उपराष्ट्रपति, आपको उसे ध्यान रखना है, ठीक है। अनुच्छेद अगर 66 की बात करें तो उपराष्ट्रपति का चुनाव यहाँ पे अनुच्छेद 66 के अंतर्गत दिया गया, आपको उसे ध्यान रखना है। अगला है 72, तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति दोस्तों 72 के अंतर्गत आती है। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आर्टिकल है दोस्तों, अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। और अनुच्छेद जो 74 है वो है दोस्तों राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए यहाँ पे मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए यहाँ पे जो भी मंत्रिपरिषद वगैरह यहाँ पे बुलाए जाते हैं वो यहाँ पे दोस्तों अनुच्छेद 74 में दोस्तों दिया गया है, ठीक है। बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे 76 की। अनुच्छेद जो 76 है वो क्या है दोस्तों, देखिए भारत के लिए अटॉर्नी जनरल, भारत के लिए जो अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया वो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है, आपको ध्यान रखना है। अगर 79 की हम बात करें दोस्तों, आर्टिकल 79 वो संविधान का गठन, वो संसद के गठन के बारे में यहाँ पे दोस्तों बताते हैं। संसद का जो गठन है वो 79 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। अगर अनुच्छेद 80 की दोस्तों बात करें तो राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की जो भी संरचना होगी वो यहाँ पे अनुच्छेद 80 में दोस्तों दिखाया गया है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में दोस्तों दिखाया गया है। 80 में राज्यसभा और लोकसभा, 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में दिखाया गया। अगर बात करें दोस्तों अनुच्छेद 83 की, तो संसद के सदस्यों की अवधि जो है, संसद के कितने सदस्यों कितनी अवधि है वो यहाँ पर दोस्तों 83 में दोस्तों बताया गया है। अगर बात करें दोस्तों 93 की, तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में जो बताया गया है वो 93 में दोस्तों बताया गया है। यहाँ पे 105 जो है वो यहाँ पे संसद भवन की शक्तियों और विशेषताओं आदि के बारे में दोस्तों बताते हैं, आपको इसे ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि 105 है वो संसद भवन की शक्ति और विशेषाधिकारों के बारे में बताता है, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल 109 के बारे में, तो 109 जो अनुच्छेद है वो धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया यहाँ पे 109 में है, आपको ध्यान रखना है। और 110 है, 110 वो धन विधेयक की परिभाषा इस 110 के अंतर्गत है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और जो अनुच्छेद 112 है वो वार्षिक वित्तीय बजट, जो भी आपका बजट आता है वार्षिक वित्तीय बजट, वो 112 के अंतर्गत उसका वर्णन यहाँ पे मिलता है अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद अगर 114 की दोस्तों बात करें तो विनियोग विधेयक जो है, विनियोग विधेयक वो यहाँ पे 114 के अंतर्गत आता है, आपको उसे ध्यान रखना है। और अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे 123 की, तो यहाँ पे दोस्तों जो 123 है वो दोस्तों क्या है, संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश यहाँ पे प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यहाँ पे संसद में अगर कोई अवकाश है तो यहाँ पे अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की यहाँ पे अनुच्छेद 123 में दोस्तों दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद अगर 124 की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इसमें दी गई है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अगर 25 की बात करें तो न्यायाधीशों का वेतन जो है वो यहाँ पे दोस्तों 125 में दिया गया है और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 124। और यहाँ पे 126 की अगर बात करें तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति दोस्तों 126 में दी हुई है। 127 में तदस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो 127 में दी गई है, आपको इसे ध्यान रखना है। अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों 128 की, तो यहाँ पे देखिए 128 में क्या दिया गया है, 128 में दोस्तों उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की उपस्थिति यहाँ पे दिया गया है, ये जानना इंपोर्टेंट है नहीं। 119 की अगर बात कर ले तो उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। 130 की अगर बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय की सीट जो है वो यहाँ पे 130 में दिया गया है। 136 में उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए विशेष अनुमति या यहाँ पे जो दी जाती है वो 136 के अंतर्गत दोस्तों दी जाती है, आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें दोस्तों 137 की यहाँ पे, तो उच्च न्यायालय द्वारा निर्माण यहाँ पर निर्णय या आदेश की समीक्षा, उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय और आदेश की समीक्षा है वो दोस्तों 137 के अंतर्गत है, आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें दोस्तों 141 की, तो वो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का, भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय हैं उनका यहाँ पर निर्णय
और सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी, यहाँ पे सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी, यहाँ पे ये छोड़ो दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालयों का जो निर्णय है वो सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। ये आपको 141 में दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। 148 की अगर बात करें तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक जो है वो 148 के अंतर्गत है, आपको इसे ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम और आगे की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 149 दोस्तों दिया गया है। ये दोस्तों यहाँ पे सीएजी के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में बताते हैं, आपको इसे ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे भाग 6 की बात कर लेते हैं दोस्तों, ये स्टेट है, स्टेट यहाँ पे राज्य के बारे में दिया गया है। 100 यहाँ पे 52 से 237 तक यहाँ पे इसमें दिया गया है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों 153 पे यहाँ पे राज्य के राज्यपाल के बारे में दोस्तों दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। 154 में राज्यपाल की कार्यकारी जो शक्तियां उनके बारे में दोस्तों दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं दोस्तों 161 के बारे में, तो 161 है वो राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बारे में दोस्तों दिया गया है। देखो 72 कौन सी थी, 72 जो अनुच्छेद था उसमें दोस्तों राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति थी, लेकिन 161 जो है वो राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बारे में है। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं 165 की, तो राज्य का महाधिवक्ता के बारे में यहाँ पे दिया गया है। 213 की अगर बात कर लेते हैं तो वो अध्यादेश प्रख्यापित करने की यहाँ पे राज्यपाल की जो शक्ति है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, वो एक वो यहाँ पे 213 के अंतर्गत है, आपको ध्यान रखना है। 214 के अंतर्गत यहाँ पे राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में यहाँ पे बताया गया है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे 15 की, यहाँ पे अनुच्छेद 215, तो इसमें दोस्तों कई के बारे में बताया गया है। यहाँ पे उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होगा, ये भी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, वो एक 215 में। 226 में अगर बात करें तो कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्तियों के बारे में यहाँ बताया गया है। अनुच्छेद 233 के बारे में बात करें तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में दोस्तों इसमें बताया गया है। और 235 जो है अनुच्छेद, उसमें अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण के बारे में दोस्तों बताया गया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलो बात कर लेते हैं यहाँ पे भाग 7 की। तो भाग 7 जो है वो रिप्लेट यहाँ पे आर्टिकल 238 में है। ये दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं, एक बार आप देख लेना यहाँ पे वीडियो को।